हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस यूनिट से हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास। ओके, ये PSOC 132 की 5th वीडियो है जिसमें कि हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5.2 सोशल क्लासेस इन इंडिया। देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम ही क्लास है। क्लास से आप क्या समझते हैं? एक तो क्लास जो अभी आपकी चल रही है, लेक्चर चल रहा है, लेकिन जो हमारी सोसाइटी होती है ना, वहाँ पे जो सोसाइटी है वो क्लासेस में डिफ्रेंशिएट होती है। क्लास क्या होती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जाति के बारे में बताया था, कास्ट के बारे में बताया था, ऐसे ही जो क्लास है ना वो एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है सोसाइटी की। किस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन है, यहाँ पे जो क्लास होती है ना ये बेस होती है। वो कहते हैं ना कि वो ज़्यादा क्लासी लग रहा है, वो ज़्यादा उसकी क्लास हाई है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्लास जो है वो कौन कितना कमाता है, कितना पढ़ा लिखा है या क्या काम करता है, उससे डिफाइन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक झाड़ू मारने वाला और एक गाड़ी चलाने वाला, दोनों की क्लास क्या है, डिफरेंस है। एक क्या है, ड्राइवर है, और एक क्या है, एक वर्कर है जो झाड़ू लगाता है। ओके, इसी तरह से एक जो मिडिल क्लास पर्सन है जो कि अपने जो है बाइक से रोज़ डेली ऑफिस जाता है और फिर वापस घर आता है, और उसको कंपेयर करें हम एक रिच पर्सन के साथ जो अपनी मर्सिडीज़ में जाके अपने ऑफिस जाता है। वो एक CEO है किसी कंपनी का, उसे डेली ऑफिस नहीं जाना पड़ता। इस तरह से चीज़ों को हम कंपेयर करें तो हमें क्लास के बारे में पता चलेगा। क्लास इज़ बेस्ड ऑन इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड वेल्थ। ओके, तो सोशल क्लास क्या होती है? अ सोशल ग्रुप नॉट लीगली डिफाइंड और रिलीजियसली सैंक्शनड। सोशल क्लास एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो कि लीगली डिफाइंड नहीं है। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि जो 40,000 से ज़्यादा कमाएगा वो उसकी एक अलग क्लास होगी, जो 5 लाख से ज़्यादा कमाएगा उसकी अलग क्लास होगी। नहीं, सोशल क्लास इज़ नॉट लीगली डिफाइंड नहीं है। और ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे भी नहीं माना जाता। ऐसा हो सकता है कि कोई एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसकी कम्युनिटी एज़ पर सोशल कास्ट हम देखें वो बहुत लो है, बट एज़ पर हम क्लास देखें तो वो बहुत हाई क्लास में फॉल करता है। ओके, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं क्लास के? वेल्थ, इनकम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन। ये 4 जो है वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि कौन बंदा किस क्लास से बिलोंग करता है। क्लास जो है वो ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी के पिताजी जो है वो लोअर क्लास से थे या मिडिल क्लास से थे, ऐसा चांसेस है कि उसका जो संतान होगी, उसके बेटा जो होगा वो हायर क्लास में अपने आप को कन्वर्ट कर ले। मीन्स वो ज़्यादा कमा ले, ज़्यादा पढ़ाई कर ले, तो वो लोअर क्लास टू अपर क्लास मोबिलिटी कर सकते हैं। हायरार्कियल रैंकिंग का मतलब ये होता है, जैसे अभी हम बोले अंबानी एक हाई क्लास में आता है। ओके, अंबानी का बेटा भी जो तो हाई क्लास में आता है, तो ये एक हायरार्कियल है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है अंबानी के बेटे का बेटा भी हाई क्लास में आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि अंबानी का बेटा कितनी दौलत अपने बेटे के लिए बचा के रखता है। चलिए नेक्स्ट बात करें फीचर्स की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लास क्या है? एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी का फीचर है। एग्जाम्पल, जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन रही थी, रिवॉल्यूशन हो रही थी, उस टाइम पे जो पूंजीवाद लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रखते थे, जिस वजह से वो हायर क्लास में आ गए। और जो लोअर क्लास थे उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, इस वजह से वो लोअर क्लास में आ गए। ओके, सोशल क्लासेस इन प्री ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में सोशल क्लासेस किस तरह से थी? देखिए, ब्रिटिशर्स के आने से पहले राजा महाराजा होते थे और उनके जो है गांव होते थे, गांव में लोग रहते थे, वो राजा महाराजा को टैक्स देते थे। तो मतलब क्लास तो 2 ही थी, एक तो लोअर एक अपर। मतलब अगर आप विलेज में देखेंगे, गांव में, तो गांव में सभी लोग एक ही जैसे होते थे। गांव में ऐसा नहीं होता था किसी के पास ज़्यादा पैसा किसी के पास कम, क्योंकि गांव बहुत छोटा होता था, छोटी इनकम होती थी, छोटे सोर्सेज होते थे, मशीनें होती नहीं थी, हाथ से काम करते थे, तो जितना मतलब प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही लोग खा रहे हैं। तो इस वजह से कैपिटलिज्म नहीं था गाँव के लोगों में, इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो एक ही क्लास में फॉल होते थे। बट जो राजा महाराजा होते थे उनके पास कर आता था। ओके,
टैक्स आता था, जिसकी वजह से उनके पास इनकम ज़्यादा थी, एजुकेशन ज़्यादा थी। कहते ना रानी हूँ मैं तो कुछ काम नहीं करूँगी, मैं तो राजा हूँ, मैं तो इतना बलवान, मैं तो इतना पैसे वाला। तो ये क्या है, ये उनकी क्लास थी, हाई क्लास। हाँ, ये भी देखा गया है कि जो मतलब दरबार में काम करते थे, दरबारी होते थे, ज़मींदार होते थे, उनकी क्लास गांव के लोगों से थोड़ी सी अप होती थी। ओके। Social classes in pre-British India, less pronounced class dimension due to village self-sufficiency. Village production met local consumption need without surplus, hence less differentiation. Class overshadowed by caste, sharp class distinctions seen between rulers, king, and the courtiers the ruled. Courtiers included zamindar, zagidar living of village revenue. Okay. चलिए बात करते हैं सोशल क्लास ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान सोशल क्लास कैसे आई। जब ब्रिटिश रूल था हमारे भारत में तो कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के नक्शे कदम पर चलते थे, वो जैसे बोलते वो वैसे करते थे। इस वजह से उनके पास एक सीखने का उनको मौका मिला, एडवांटेज मिला, और उनके पास रिसोर्सेज आए। उन्होंने एजुकेशन ग्रैब की, उन्होंने जो है मनी ग्रैब की, जिसकी वजह से उनकी क्लास अदर इंडियन पीपल से हाई हो गई। इसलिए इंडिया में जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जब वेस्टर्न एजुकेशन जिनने ऑक्यूपाई की वो हायर क्लास में चले गए, और जो लोगों को नहीं आती थी ये सब चीज़ें वो लोअर क्लास में चले गए। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे तो वो अपने हमारे इंडिया से जो है अपने देश में भी सामान लेके जाते थे, तो हमारे देश से के लोगों को सिखाते थे वो, तो जिन लोगों को सिखाया जाता था वो हायर क्लास में आ जाते थे। चलिए बात करें द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन क्लास फॉर्मेशन इन इंडिया। ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया में क्लास फॉर्मेशन के लिए। देखिए जब इंडिया में ब्रिटिश रूल रहा, सबसे पहले हमें देखने को मिला चेंज इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में परिवर्तन। मतलब पहले लोग अपने बाजरा उगाते थे, चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब चीज़ें उगाते थे, अनाज ज़्यादा उगाया जाता था एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो वहाँ पे जो ज़्यादा मतलब जिनसे पैसे मिल सकते ऐसी फसलों को बोया गया। क्यों, क्योंकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता था, और किसानों को भी प्रॉफिट जब भी मिलता था जब वो अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग फसल उगाते थे। और अंग्रेज़ क्या करते थे, जैसे कुछ लकड़ियाँ हैं जो मतलब इंडिया में ही मिलती है, बाहर नहीं मिलती, तो ब्रिटिशर्स वो लकड़ियाँ हमारे देश से अपने देश में भिजवाते थे। ओके। तो कॉमर्स भी बढ़ा, कॉमर्स मतलब ट्रेड भी बढ़ा इंडिया में, जैसे चाय के बागान और कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिगो होता था वो इंडिया में लाया गया और उसको उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया किसानों को। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उससे पहले क्या था कि गांव में जो कोई भी रहता था उसे मकान खरीदना नहीं पड़ता था। वो अपने गांव का इंसान है, वो कहीं भी गांव में अपनी झोपड़ी वगैरह बना के घर बना के रह सकता है, कोई पर्टिकुलर उसको मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो उन्होंने एक लैंड सिस्टम लेके आए। लैंड सिस्टम क्या कहता है कि आप अपना मकान जो है उसके कागज़ बनवाओ और उस मकान को आप बेच सकते हो, गिरवी रख सकते हो, उसको मतलब चेंजेस कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ब्याज पे पैसे ले सकते हो इसके थ्रू। ओके। तो इंडिया ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लैंड सिस्टम लेके आए। प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम भी जो है वो ब्रिटिशर्स के थ्रू लाया गया। चलिए बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स की। रॉ मटेरियल सप्लाई, फोकस ऑन सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड इम्पोर्टिंग ब्रिटिश गुड। ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल होता था, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चंदन की लकड़ी का एग्जांपल ले, लाल चंदन जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है पुष्पा मूवी में। बट मैं लाल चंदन नहीं, कुछ ऐसी फसलें भी थी जो ब्रिटिशर्स इंडिया से लेके अपने देश में भेजते थे और वहाँ से जो प्रोडक्ट बन के आता था उसको इंडिया में लेके आते थे। ओके। हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन, जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, उस टाइम पे मशीनें आई। मशीनों की वजह से जो भारतीय कलाकार थे, जो भारतीय अपने खुद बनाते थे, हाथों से बनाते थे चीज़ें, उन चीज़ों में डिक्लाइन देखने को मिला।
lack of industrial development, emerging industry could not absorb displaced population, leading to reliance on agriculture. जैसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। उस बेरोज़गारी की वजह से उनको कोई और ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए वो खेती बाड़ी करना शुरू करने लगे। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड इंडस्ट्रीज, मतलब ब्रिटिशर्स के थ्रू बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क इंडिया में बिछाया गया, जिससे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तो एक्सपेंशन हुआ, बट जो रॉ मटेरियल की नीड थी वो कहाँ से मिली? फॉरेस्ट से मिली, एग्रीकल्चर से मिली। ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडिगो, चाय, जूट और कॉटन के लिए लगाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया, इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट एक्यूमुलेटेड कैपिटल लीडिंग टू इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज। मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हो रहा था तो इंडिया में, तो कुछ जो मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपनी पूंजी इकट्ठी करके अपने अपने बिजनेस जो है शुरू कर दिया। ओके, चलिए बात करें इन इवन ग्रोथ ऑफ सोशल क्लासेस। देखिए, जब ये सब डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था रेलवेज़ का, तो जो डेवलपमेंट हुई ना वो अनइवन हुई, मतलब बराबर नहीं हुई, नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ थी। द राइज ऑफ न्यू सोशल क्लास डिड नॉट डेवलप यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज़, डिपेंडेंस ऑन पॉलिटिकल पावर। मतलब सोशल क्लास की डिपेंडेंस थी पॉलिटिकल पावर पे, जिस तरह की पॉलिटिकल पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा उसी हिसाब से जो है सोशल क्लास वेरीफाई होगी। रीजनल वेरिएशंस भी थी, जैसे बंगाल और बॉम्बे की बात करें तो बंगाल और बॉम्बे में फर्स्ट टाइम जो है हमें ये देखने को मिला था किराएदार वाला सिस्टम, इंडस्ट्रियलिस्ट वाला और मतलब ज़मींदार वाला सिस्टम। इसके अलावा बंगाल और बॉम्बे में ही हमें पहली बार जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन देखने को मिली थी। मॉडर्न एजुकेशन जो थी वो बंगाल और बॉम्बे में इंट्रोड्यूस की थी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग किराए पे रहना शुरू कर दिया था लोगों ने, ज़मींदारी सिस्टम वहाँ पे देखा गया था और इंडस्ट्रियलिस्ट भी देखे गए थे। अब बात करें कम्युनिटी वेरिएशन की, मतलब ऐसा नहीं है बंगाल और बम्बई में वो थे रेंट पे रहने वाले लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, तो पूरे इंडिया में यही सीन था, नहीं ऐसा नहीं था। कुछ जो कम्युनिटीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ ब्रिटिशर्स के थ्रू। जैसे कि बात करें बनियास की, बनियास तो पहले से ही शुरू से ही मतलब व्यापार करते थे, दुकान चलाते थे, तो इनका ट्रेडिंग में इन सब चीज़ों में ज़्यादा स्कोप था आगे बढ़ने का, जो कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनको आगे भी बढ़ाया। तो जो बनियास थे वो ट्रेडिशनली ट्रेडर्स थे और भी पहली ऐसी कम्युनिटी थी जो इंगेज हुई थी मॉडर्न कॉमर्स में, बैंकिंग में और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस में। बात करें ब्राह्मण्स की, ब्राह्मण्स पहले से ही पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी थे, और यही वो लोग थे, ब्राह्मण्स ही वो लोग थे जिनको पहले एजुकेशन प्रोवाइड की गई, वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की गई, क्योंकि इनको ये माना जाता था कि ये ज़्यादा समझदार है। ओके, सोशल स्ट्रक्चर एट इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद क्या हुआ, इन्यूमरेबल कास्ट एंड क्लासेस। जब हमें आज़ादी मिली तो हमें बहुत सारे क्लासेस और कास्ट देखने को मिले, जैसे कि कुछ मिडिल क्लास हमें देखने को मिली थी, लोअर क्लास देखने को मिली थी, अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास देखने को मिला था। लोअर क्लास में जो किराए पे रहते हैं और डेली अपने जो कमाते हैं उस पर निर्भर होते हैं, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा कोई सोर्स नहीं है मतलब उनके पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं मिडिल क्लास, रहने के लिए घर है लेकिन फिर भी जॉब पे या किसी एक पर्टिकुलर व्यवसाय पे वो डिपेंडेंट है, वो ज़्यादा अर्निंग नहीं करते, बट हाँ इतना भी नहीं है कि वो गरीब है। अपर मिडिल क्लास की हाँ ज़रूरतें पूरी हो जाती है, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, बट शौक पूरे नहीं होते। हाई क्लास जो शौक भी पूरे कर सकती है, जिनके पास पैसा भी बहुत है, ज़मीन भी बहुत है। ओके, चले। Indian social structure comprise numerous caste and classes, sometime coinciding, sometime not. सोशल क्लासेस इन रूरल इंडिया, जो गांव का इलाका था, रूरल इंडिया था, उसमें क्या था सोशल क्लासेस में, लैंडलॉर्ड्स की हम बात करें, लैंडलॉर्ड क्या होते हैं, ज़मीन का मालिक, क्या होता है, ज़मीनी मालिक।
ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट क्रिएटेड न्यू लैंडलॉर्ड परमानेंट रोतवारी एंड महालवारी। मतलब जब ब्रिटिशर्स ने लैंड लो लेके आए ना कि भाई जिसकी ज़मीन है वही बेच सकेगा, जिसकी ज़मीन जिसके नाम पे होगी वो अपनी ज़मीन से पैसे निकाल सकता है गिरवी रख के या कुछ ऐसा। तो इस वजह से 3 टाइप के लैंडलॉर्ड सिस्टम हमें देखने को मिले, परमानेंट, रोतवारी एंड महालवारी। परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट ये जो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1973 में। इसके अकॉर्डिंग एक नया तरह का लैंडलॉर्ड सिस्टम था जिसके अंदर आपको ओनरशिप राइट मिलती है। ट्रांसफॉर्म पीजेंट इनटू टेनेंट्स, मतलब किसान जो थे ना, मतलब ये था कि या तो आप अपनी ज़मीन खरीद के रहने लग जाओ तो आप परमानेंट हो जाओगे, ज़मीन के परमानेंट मालिक हो जाओगे जब तक कि आप उसे बेचते नहीं हो। अगर आपने नहीं खरीदी तो आप उसकी ज़मीन के मालिक नहीं हो, किराएदार हो। तो इस वजह से जो है ज़्यादातर जो किसान है वो किराएदार में कन्वर्ट हो रहे थे, टेनेंट्स में कन्वर्ट होते रहे थे। लेड टू द क्रिएशन ऑफ लैंडलॉर्ड क्लास इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में हमें एक लैंडलॉर्ड क्लास देखने को मिली जिनके पास अपने खुद के परमानेंट हाउस थे और वो दूसरों को अपने हाउस ज़्यादा होने की वजह से किराए पे देते थे। रिकॉग्नाइज राइट ऑफ मॉर्गेज, सेल्स एंड लीज रिजल्टिंग इन लैंड टेन्योर ट्रांसफर टू नॉन कल्टिवेटर्स लाइक मनी लैंडर्स एंड मर्चेंट। टाइप ऑफ लैंडलॉर्ड में हमें 2 टाइप मिलते हैं। फर्स्ट होते हैं ओल्ड लैंडलॉर्ड जिनको हम ज़मींदार या तालुकदार बोलते हैं, और दूसरे होते हैं इंटरमीडियरीज, मनी लैंडर या फिर मर्चेंट्स। बात करें इंफीरियर इंटरमीडिएट्स की तो ये भी ज़मींदारी राइट्स जैसे कि तालुकदार, जोतेदार और पट्टीदार से आए हैं। ओके, लैंड रिफॉर्म एंड कॉन्सिक्वेंसेस। लैंड रिफॉर्म क्या क्या हुए थे और उसके क्या क्या परिणाम हमको देखने को मिले हैं। On independence, intermediaries owned large and land portions. Leader emphasized land reform post-independence, abolition of intermediaries like zamindar. Zamindari system abolished in the 1950s, first implemented in Uttar Pradesh. Former zamindar declared ownership of खुद काश्त landlord lands, forcing out tenants, led to the new class of peasant proprietors. मतलब जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला हमें तो जो अपना ज़मींदारी सिस्टम था उसको हटा दिया गया 1950 में, और इसका पहली बार ये कहाँ पे हटाया गया था, उत्तर प्रदेश में हटाया गया था। जो पहले ज़मींदार होते थे उनको ओनरशिप दे दी गई, मतलब जो किराएदार थे उनको निकाला गया और एक नई पीजेंट प्रोप्राइटर्स, किसान जो थे, किसान स्वामित्व हमें देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, जब ये रिफॉर्म हुआ उसके बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिला। फेलियर टू क्रिएट अ होमोजीनियस कल्टीवेटर क्लास, मतलब जिसको लैंड मिलना चाहिए था उसको लैंड मिला नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती अच्छे से हुई नहीं। ज़मींदार लॉस्ट देयर टैक्स एक्सट्रैक्शन राइट, ज़मींदारों के पास एक राइट होता था कि वो कर वसूलते थे ज़मीन पे, वो भी उनसे छीन लिया गया था। राइज ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर्स इन्वेस्टिंग इन हाई वैल्यू कैश क्रॉप एंड यूजिंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिशरीज। इससे क्या हुआ, एक न्यू सोशल क्लास डेवलप हुई जिसमें कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे, प्रोग्रेसिव पीजेंट्स थे। वो क्या थे, ऐसे फार्मर जो नई नई टेक्निक्स का यूज़ करके, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जो नई नई टेक्निक्स आई थी उनका यूज़ करके किसानी करते थे जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, और वो फसलें भी वही उगाते थे जो उनको ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, ना कि वो जो खाने के लिए ज़रूरी है बल्कि वो जिसमें मुनाफा ज़्यादा है। पीजेंट प्रोप्राइटर्स की बात करें तो हम बात करेंगे रोतवारी सेटलमेंट। रोतवारी सेटलमेंट कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 19th सेंचुरी में। ओनरशिप ऑफ लैंड वेस्टेड इन पीजेंट विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टेट, मतलब जो ज़मीन थी ना उसका पूरा अधिकार किसानों के पास था और ये सब जो है स्टेट के कॉन्टैक्ट में रहते थे। पीरियडिकली रिवाइज, इसको पीरियडिकली रिवाइज किया जाता था, लीडिंग टू अ क्लास ऑफ पीजेंट प्रोप्राइटर्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात करें, इंक्रीज इन पीजेंट प्रोप्राइटर ड्यू टू जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड सीलिंग। जैसे जैसे जमींदारी सिस्टम उत्तर प्रदेश में और अलग अलग जगह पे ख़त्म किया जा रहा था तो जो किसान थे
किसानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। रिच टेनेंट्स ऑब्टेन प्रॉपर्टी राइट्स बाय पेइंग कंपनसेशन टू ज़मींदार। जो अमीर किसान थे उन्होंने क्या किया कि जो ज़मींदार है उनको कुछ पैसे दे के ज़मीन अपने हिस्से में कर ली, नाम कर ली और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिला। सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग अलाउड एक्विजिशन ऑफ प्रोप्राइटी राइट्स। मतलब एक बोलते हैं ना घेरी हुई जगह, कि अगर आप किसी भी जगह को घेर लेंगे तो वो आपके है। ऐसा गांव में हमें देखने को मिला था कि गांव में जो है कि गांव में लोगों के पास गोबर होता है बहुत सारा, तो गांव में जो औरतें जहाँ गोबर बनाती है तो वो अपने एक चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर देती है कि ये मेरी जगह है और इस जगह पे मैं ही गोबर थापती हूँ। और उससे क्या हुआ कि जब वो जगह मतलब रिफॉर्म्स हुए तो उस टाइम पे जो जगह घेरी हुई थी वो भी उनके हिस्से में आ गई। तो ये क्या था, ये ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बाय लैंड होल्डिंग अलाउड एक्विजिशन। चलिए बात करें कैटेगरीज ऑफ पीजेंट प्रोप्राइटर्स की। पीजेंट प्रोप्राइटर्स की क्या क्या कैटेगरीज थी, तो सबसे पहले आते हैं रिच पीजेंट। रिच पीजेंट यानी कि अमीर किसान, उनके पास लार्ज होल्डिंग्स थे, बड़े बड़े खेत थे। सुपरवाइज कल्टीवेशन, इमर्जिंग एज कैपिटलिस्ट फार्मर। मिडिल पीजेंट क्या थे, मीडियम होल्डिंग थे, खेत थे लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं थे। सेल्फ सफिशिएंट थे, खुद का काम खुद ही करते थे। यूज़ ऑफ फैमिली लेबर। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है पुअर पीजेंट की। ये क्या करते थे, किसानों को दूसरे किसानों के जाके, मतलब किसान तो थे ही है, मतलब दूसरे लैंडलॉर्ड्स के यहाँ जाके किसानी करते थे जिनसे जिनको रोज़ की दिहाड़ी मिलती थी। ओके, चलिए बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1960s में। क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे फूड शॉर्टेजेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स चला गए थे, HYVP एंड IADP एंड HYVP जो प्रोग्राम थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हुआ, पेस्टिसाइड का यूज़ हुआ, इरिगेशन टेक्निक्स का यूज़ हुआ, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर्स, थ्रिलर्स, थ्रेशर्स लेड टू इंक्रीज्ड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एंड रूरल पॉवर्टी। मतलब जो किसान जो थ्रेशर्स थे, मशीन्स थी, ट्रैक्टर्स थी, वो काम कर देती थी। टेक्निक का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जिससे क्या था जो इंसानों की संख्या पहले ज़रूरत होती थी जितने इंसानों की, वो कम ज़रूरत पड़ने लग गई इंसानों की, जिसकी वजह से एक अलग सोशियो इकोनॉमिक क्लास जो हमें गाँव के इलाकों में देखने को मिली। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, बिग लैंड ओनर्स फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन टू सेफगार्ड इंटरेस्ट। मतलब जो बहुत बड़े बड़े किसान थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था ताकि वो अपने जो राइट्स है उनका प्रोटेक्शन कर सके। एग्जाम्पल ऑल इंडिया किसान सभा एंड BKU डोमिनेटेड बाय रिच पीसेंट। इसमें ज़्यादातर अमीर किसान ही शामिल थे। टेनेंट्स की बात करें, टेनेंट्स मतलब किराएदार। ज़मींदारी सेटलमेंट इम्पैक्ट, मतलब ज़मींदारी सेटलमेंट इम्पैक्ट के क्या क्या प्रभाव हमें इस पे टेनेंट्स पे देखने को मिलते हैं। क्रिएटेड अ क्लास ऑफ टेनेंट्स एक्सट्रैक्टिंग एक्सोर्बिटेंट रेंट। टेनेंट्स यू अंडर जमींदार एंड लीज होल्डर सब टेनेंट्स। सब इन्फ्यूडेशन प्रोसेस लेड टू वेरियस टेनेंट कैटेगरीज। ग्रोथ इन ग्रोथवारी एरियाज में ग्रोथ। न्यू क्लास ऑफ टेनेंट्स इमर्ज्ड कंपोज्ड ऑफ प्रीवियस ओनर हुज लैंड पास्ड टू मनी लैंडर। मतलब एक अलग क्लास इमर्ज हुई किराएदारों की। किराएदार कैसे किराएदार, जिनके पास पहले घर था, पहले मकान था, लैंड था, लेकिन उनका जो मकान है वो किसी मनी लैंडर यानी कि जिससे पैसे लेते हैं, पैसे किराए पे देने वाले बंदे के पास चला गया। ओके, इंडिपेंडेंस पीरियड टेनेंट कैटेगरी। जब आज़ादी का जो पीरियड था उसमें क्या क्या कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है टेनेंट्स की। टेनेंट, सब टेनेंट और शेयर क्रोपर्स हमें देखने को मिलते हैं। टेनेंट हैड ऑक्यूपेंसी राइट, टेनेंट्स जो है वो ऑक्यूपेंसी राइट होते हैं उनके पास। सब टेनेंट्स एंड हैड सम सिक्योरिटी। शेयर क्रोपर्स हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेनर, शेयर क्रोपर्स के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती। बात करें टेनेंसी रिफॉर्म की। टेनेंसी रिफॉर्म यहाँ पे किए गए थे, इंक्लूडेड रेगुलेशन ऑफ रेंट। टेनेंसी रिफॉर्म किस लिए थे कि जो किराएदार हैं उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए, उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए।
तो पहले तो रेगुलेशन ऑफ रेंट आया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आया और ओनरशिप ऑफ टेनेंट आया। एफ्लुएंट टेनेंट गेन द मोस्ट बिकमिंग पीजेंट प्रोप्राइटर्स, मतलब जो ज़्यादा टेनेंट्स थे उनको पीजेंट प्रोप्राइटर्स भी मिले। शेयर क्रॉपर गेन लिटिल फ्रॉम रिफॉर्म्स, मतलब जो शेयर क्रॉपर थे उन्हें बहुत ज़्यादा कम फ़ायदा मिला इन सब चीज़ों से। एग्रीकल्चरल लेबर्स, जो किसान थे, किसान मजदूरी जो करते थे वो किस तरह के थे। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स क्या क्या थे। पहला है स्मॉल प्लॉट लैंड ओनर। स्मॉल प्लॉट लैंड ओनर वो थे जो एक छोटा सा लैंड ओन करते थे और दिहाड़ी पे जाते थे। दूसरे थे लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास ज़मीन नहीं थी पर वो दिहाड़ी पे जाते थे, वो डेली नीड्स के लिए उसी दिहाड़ी पे डिपेंड करते थे। बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूर, जिन्होंने अपने आप को बंधुआ बना रखा है, जैसे कि तुबलाज इन गुजरात एंड पाडियाज इन तमिलनाडु। 1972 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट की गई, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या डेवलपमेंट की गई। पहला तो लैंड रिफॉर्म डिड नॉट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द कंडीशन, मतलब लैंड रिफॉर्म से कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशन हमें देखने को नहीं मिली। बॉन्डेड लेबर लीगली अबॉलिश्ड इन 1972। 1972 में बॉन्डेड लेबर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स ड्यू टू रिजम्पशन ऑफ लैंड बाय लैंडलॉर्ड्स एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो है एग्रीकल्चर जो थे, लेबरर्स थे, किसान मजदूर थे, उनकी संख्या में बढ़ावा देखने को मिला। ओके, गवर्नमेंट मेजर्स की बात करें, लेजिस्लेशन फॉर अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड मिनिमम वेज स्ट्रक्चर, मतलब बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करने के लिए और मिनिमम वेज निर्धारित करने के लिए, मिनिमम जो दिहाड़ी है उसको निर्धारित करने के लिए कानून बनाए गए। एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जनरेट किए गए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। मेजर्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव मेकिंग एग्रीकल्चरल लेबर्स द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ रूरल सोसाइटी। जो रिफॉर्म हुए थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, इस वजह से जो किसान थे वो सबसे लो सेक्शन में आ गए सोसाइटी के। ओके, आर्टिशंस की बात करें, आर्टिशंस यानी कि कलाकार, जिसे बढ़ई, जिसको हम कारपेंटर बोलते हैं, लोहार, आयरन स्मिथ, ये सब का क्या रोल था इस समय। रोल इन विलेज कम्युनिटी, विलेज की कम्युनिटी में क्या रोल था, क्या क्लास थी इनकी। इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूरल एरियाज कंट्रीब्यूटिंग टू द सेल्फ सफिशिएंट इमेज ऑफ इंडियन विलेजेस, मतलब आर्टिशन जो थे वो इंटीग्रल पार्ट थे किसी भी इंडियन विलेज के, क्योंकि आर्टिशन से ही हम इंडिया को समझते कि जितना ज़्यादा गांव में कलाकार लोग होंगे, आर्टिशंस होंगे, उतनी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंसी होगी गांव की। ओके, एग्जाम्पल कारपेंटर्स को क्या बोलते हैं, बढ़ई, आयरन स्मिथ यानी कि लोहार, और पोर्टर्स कुम्हार। ओके, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इससे ब्रिटिश रूल से इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए, आर्टिशंस कौन थे, आर्टिशन स्किल्ड वर्कर्स थे गांव के। ओके, तो स्किल्ड वर्कर कौन से, जो कि बढ़ई या कारपेंटर का काम करते थे। उनको इम्पैक्ट क्या हुआ ब्रिटिश रूल से। जब ब्रिटिश रूल भारत में आया तो अपने साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लेके आए, जिसकी वजह से जो इंडियन आर्टिशंस थे वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड को compete नहीं कर पा रहे थे, उनके मुकाबले के गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि उनकी डिमांड में डिक्लाइन हमें देखने को मिला। फॉर एग्जांपल, धागा मलमल होता है एक, जिसको मतलब इंडियन आर्टिशियंस ही बनाते थे, लेकिन बट जैसे ही मशीनें आई तो उस ढाका मलमल की जो डिमांड है वो कम हो गई। मैनी आर्टिशियंस वर फोर्स टू रिवर्ट टू एग्रीकल्चर लीडिंग टू सरप्लस लेबर। बहुत सारे आर्टिशियंस जो थे, कलाकार जो थे, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, ये लोग जो है ये गांव की तरफ बढ़ने लग गए, जिसके कारण खेती बाड़ी में ये जुट गए और मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर की मज़दूरों की संख्या थी वो बढ़ने लग गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस एफर्ट, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इनको बचाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू सपोर्ट आर्टिशन, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए आर्टिशंस को सपोर्ट करने के लिए। न्यू कॉटेज इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश, नई कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप की गई। रिकॉग्निशन थ्रू नेशनल अवार्ड्स के थ्रू इनको रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू अर्बन मार्केट्स, रूरल एरिया से अर्बन मार्केट्स तक की
ट्रांसपोर्टेशन इनको प्रोवाइड की गई। डिस्पाइट एफर्ट्स, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी आर्टिशियन रिमेन्स अनऑर्गेनाइज्ड एंड फेस चैलेंजेस इन कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इन्हें देखने को मिला, क्योंकि इनके जो सामान की कीमत थी जो इनको मिलनी चाहिए वो भी इनको नहीं मिलती थी। ओके, सोशल क्लासेस इन अर्बन इंडिया, जो शहरी भारत था उसमें कौन कौन सी सोशल क्लासेस हमें देखने को मिलती है। तो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लासेस, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लासेस में ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा। प्रोडक्शन फॉर मार्केट, इंटरनल एंड वर्ल्ड मार्केट एक्सपेंशन, मतलब जब जो शहर थे वहाँ पे मार्केट के लिए, बाज़ारों के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो गुड्स थे वो प्रोड्यूस किए जा रहे थे। इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हुआ जो कि ट्रेडिंग का काम करते थे, एक सामान को दूसरे सामान तक दूसरी जगह तक पहुंचाना या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस करना। तो वो ज़्यादा नहीं कमा पाते थे बट कम भी नहीं कमाते थे, वो एक मिडिल क्लास उसमें आ गए। इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट हुआ, जैसे कि प्लांटेशंस में, कॉटन में, जूट में और माइनिंग में। स्ट्रोंगेस्ट क्लास, डिस्पाइट लैगिंग बिहाइंड द ब्रिटिश, इंडियन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लास सिग्निफिकेंटली, मतलब इंडिया में जो सोशल क्लासेस थी वो बाद में आई थी, मतलब एज़ कंपेयर टू ब्रिटिशर्स वो बाद में आई थी, लेकिन फिर भी जो इंडिया की जो सोशल क्लासेस थी उनका डेवलपमेंट फास्ट हो रहा था। पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हमें बहुत ज़्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जल्दी जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन और मिक्स्ड इकोनॉमिक की व्यवस्था देखने को मिली विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जिससे कि क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल क्लासेस का राइज हुआ। जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी और कमर्शियल क्लास थी, ट्रेडर्स वगैरह थे, उनके मात्रा में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी यहाँ पे देखने को मिली थी। हैवी कंसंट्रेशन ऑफ एसेट एंड रिसोर्सेज इन अ फ्यू बिजनेस हाउसेस, मतलब जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, जैसे टाटा और बिरला थे, टाटा और बिरलाज के पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के टाइम से ट्रेड कर रहे थे तो उनके पास एक ज़्यादा वो थी, लेगेसी थी कि हाँ ये बिज़नेस कर सकते हैं, इनके पास पावर है, एसेट्स है, तो कोई भी न्यू बिज़नेस शुरू करना होता तो वो टाटाज एंड बिरलाज के बिना पॉसिबल नहीं था। बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे। पब्लिक सेक्टर जो था वो गवर्नमेंट सेक्टर ओनरशिप के साथ था और प्राइवेट सेक्टर जो है वो लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था। प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरीज जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनीज और कोऑपरेटिव, ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरीज है। प्राइवेट ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप भी जिसे बोलते हैं कि कोई एक पर्सन ही जो बिजनेस को रन कर रहा है या 2 पर्सन या 2 से 5 पर्सन जो है वो रन कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली यानी कि एक फैमिली के अंदर बिजनेस चल रहा है, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरीज है। अब इसमें प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर ने इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जो कि 10 से 19% हो गया था 1980s टू 1990s में। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो जो 1990 था, इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, 1947 से 1990 तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हमें देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि वो काम ही नहीं करते थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मतलब सरकारी नौकरी आ गई, अब उसको काम नहीं करना, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन में जो पॉलिसी थी वो लिबरलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो गई। बात करें प्रोफेशनल क्लासेस की, प्रोफेशनल मतलब एक प्रोफेशन जो होते हैं ना, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसी क्लासेस। ब्रिटिश रूल, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फॉर लॉ, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब ब्रिटिश रूल था तो उस समय जो है जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में लेके आए, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, मेडिसिन, डॉक्टरी लाइन में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एक और लॉ फॉर्म्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देखने को मिली। एक्सपेंशन ऑफ प्रोफेशनल क्लासेस लिंक्ड विद इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रेस।
रोल इन नेशनल मूवमेंट, जो ये प्रोफेशनल क्लासेस थी, इनका नेशनल मूवमेंट में क्या फ़र्क पड़ा। पायनियर्स इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे कि आपने रविंद्रनाथ टैगोर के भाई के बारे में सुना होगा, जो कि फर्स्ट आईएएस ऑफिसर थे। मतलब उन्होंने इंडिया में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, मतलब पहले यूपीएससी का नाम दूसरा होता था। उस टाइम उन्होंने ब्रिटेन जाके वहाँ से पढ़ाई की और फिर इंडिया में आए। तो उन्होंने जो सती प्रथा थी उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे। तो इस तरह से जो मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे ना, इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट में, ओके, फ्रीडम फाइट में। हर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस सेक्टर, क्रिएशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड साइज एंड स्केल। मतलब जैसे ही हमको आज़ादी मिली तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको वापस उनके देश भेज दिया गया, जिसकी वजह से इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई इंडियंस के लिए, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक्स की। ओके, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। हायरार्की, वेरिएशन इन पे, वर्क कंडीशन, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइफस्टाइल, ये हमें देखने को मिलता है। पैटी ट्रेडर, शॉपकीपर एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। पैटी ट्रेडर्स क्या होते हैं, जो मतलब जैसे कि कोई सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है, या जो किराने की दुकान रखे है, या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो मतलब कभी चाय का सीज़न हुआ तो चाय का बिज़नेस कर लिया, या फिर जो कभी गर्मी का मौसम हुआ तो जूस वगैरह का बिज़नेस शुरू कर लिया। तो जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ रही थी, वैसे वैसे पैटी ट्रेडर्स जो है वो बढ़ रहे थे। डेवलपमेंट ऑफ पैटी ट्रेडर एंड शॉपकीपर्स विद मॉडर्न सिटीज़ एंड टाउन। रोल, लिंकिंग प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, लिविंग ऑन प्रॉफिट मार्जिन्स। ये क्या करते थे, जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, इन दोनों को जोड़ते थे और इनसे जो प्रॉफिट मिलता था उनसे अपना जीवन यापन करते थे। पैटी ट्रेडर, शॉपकीपर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ग्रोथ ऑफ क्लास इमर्ज विद ग्रोथ ऑफ मॉडर्न सिटीज़ एंड टाउन्स। ये किस तरह से इमर्ज हुए, जैसे जैसे सिटीज़ डेवलप हुई वैसे वैसे ये लोग डेवलप होने लग गए। सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, अर्निंग प्रॉफिट ऑन द मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल किराने के स्टोर, पहले इतने किराने के स्टोर नहीं होते थे, बट जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ी, लोगों को टाइम से अपने ऑफिस जाना होता था, जॉब पे जाना होता था, तो क्या देखते थे कि पास में जो दुकान है उससे लेके आओ। तो पास वाले दुकान वाले क्या करते थे, कुछ जो क्या करते थे, कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते थे। कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो कंज्यूमर को बेचते थे उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन रखते थे, जिससे कि वो अपनी अर्निंग करते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, अर्बनाइजेशन लेड टू अ लार्ज स्केल माइग्रेशन टू सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। शहरीकरण के कारण क्या हुआ, जैसे जैसे शहर बन रहे थे उसी वजह से ज़्यादा लोग जो है माइग्रेट हो रहे थे गाँव से शहरों की तरफ। इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ इन पैटी ट्रेडिंग एंड शॉपकीपिंग। जैसे जैसे लोगों शहरों में आबादी बढ़ रही थी, वैसे वैसे ये पैटी ट्रेडर्स की संख्या बढ़ रही थी। ओके, चलिए बात करें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इम्पैक्ट। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इम्पैक्ट में क्या पड़ा कि लेबर जो मार्केट थी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, जिससे कि वो ज़्यादा ही एक्सप्लॉइटेशन उनका हो रहा था। एंट्री ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड एमएनसी अफेक्टिंग पैटी ट्रेडर्स एंड बिजनेसेस। अब जैसे जैसे ये एमएनसीज डेवलप हुई, मतलब जैसे जैसे ये एमएनसी डेवलप हुई तो उन्होंने अपने मतलब बिजनेस के, जैसे हम एग्जांपल ले कैच की, कैच मसाले बेचते, ओके, तो कैच ने अपने ही जो है वेंडर्स बना रखे हैं, अपने ही जो है सेल्समैन बना रखे हैं, जिससे ही जो पैटी ट्रेडर्स थी उनकी संख्या कम हो गई और इनके जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं रही। ओके, वर्किंग क्लास की बात करें, वर्किंग क्लास मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, जॉब करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स थे ना, उसी टाइम से वर्किंग क्लास का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। ओके, चलिए, हाँ, origin and growth emerged during British rule due to the modern industries, railways, plantation formed from pauperized peasant and ruined artisans। जो गरीब लोग थे, जो ऐसे कलाकार जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था, वो यहाँ पे
वर्किंग क्लास में आए। लेजिस्लेशन एंड ट्रेड यूनियन, वेरियस एक्ट्स प्रोटेक्ट टू लेबर राइट्स, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मतलब बहुत सारे एक्ट लाए गए। जैसे कि लोग क्या करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, धागे काटने वाली फैक्ट्री है, जूते चप्पल सोल बनाने वाली फैक्ट्री, इन सब में काम करते थे। उन सब के लिए प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम की व्यवस्था भी की सरकार ने। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर आज़ादी क्या हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, डाइवर्सिफिकेशन नए सेक्टर्स में हमें देखने को मिला। स्टेट प्लेड अ पाइवोटल रोल इन हैवी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। ओके, गवर्नमेंट का एटीट्यूड बहुत चेंज हो रहा था इन वर्कर्स के लिए, और बहुत सारे प्रोटेक्शन स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। ट्रेड यूनियन का क्या रोल था, डिवीजन एंड सब डिवीजन अमंग ट्रेड यूनियन हमें देखने को मिला। और इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन लेड टू जॉब इनसिक्योरिटी एंड डिक्रीज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन। जैसे जैसे लिबरलाइजेशन बढ़ रहा था वैसे वैसे जॉब सिक्योरिटी भी कम होती जा रही थी। न्यू स्ट्रेटजीज अडोप्टेड, जैसे कि जॉइंट ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म और यूनिटी अमंग पब्लिक सेक्टर यूनियन एड्रेसिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड्स। मतलब इस तरह से जो है इनकी जो राइट्स थे उनको सिक्योर करने की कोशिश की गई। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 6 फैमिली मैरिज एंड किडशिप स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।